हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों, वॉइस आ रहा है क्या? हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों, वॉइस आ रहा है? यस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब बच्चे आ गए? कोई और भी रह गया अभी आने के लिए? सब बच्चे आ गए क्या? ओके। बेटा आपका कल एक पहला क्लास हुआ होगा सब बच्चों का? हेलो। हेलो एवरीवन, आई एम ऑडिबल? आई एम ऑडिबल? ओके। ओके बेटा, देखो, आप सब लोग बायो में आए हैं ना, नीट के लिए, है ना? नीट पता है सभी को? नीट पता है सभी को? है ना? ठीक है। देखो बेटा, अब तक आपने देखो टेंथ के लिए पढ़ाई की थी, है ना? अब आपने सोच लिया है कि सर हमें डॉक्टर बनना है ना? सोच लिया है ना? तो एक बात बताओ, 2023 में आप में से कौन कौन मुझे पार्टी देगा? 2023 में कौन कौन मुझे पार्टी देगा? कौन कौन बच्चे मुझे पार्टी देंगे 2023 का नीट देने के बाद? सब बच्चे देंगे? तो देखो बेटा, इस आपने ये सोच लिया है ना कि सर हम लोग नीट करेंगे, नीट के लिए हमें पढ़ना है ना? तो देखो, जब हमने इसके लिए सोच लिया है तो इसके पढ़ने के लिए ना, जब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करें उससे पहले हम ये समझ लें कि सर ये नीट क्या है, इसकी डिमांड क्या है ना? ये क्या चाहता है हमसे, है कि नहीं? ये हमसे कितना सेक्रीफाइस करना चाहता है, हम इसके लिए क्या करें जिसकी वजह से हम इसको जीत जाएं, है ना? ये समझ लेना चाहिए हमें हमेशा, है ना? इसकी क्या रिक्वायरमेंट है इसको क्लियर करने के लिए, है कि नहीं? जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, आपने ऐसा सुना होगा कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में हमेशा कभी ना कोई वॉर या कुछ भी बातें चलती रहती हैं, हमेशा धमकी देते रहते हैं दोनों एक दूसरे को, देते हैं कि नहीं? सुना होगा आपने हमेशा, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान वाले कभी कुछ कहते हैं इंडिया से, फिर इंडिया वाले कुछ भी कहते हैं, ऐसा सुना होगा। तो एक बात बताओ, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि इंडिया अमेरिका को धमकी दे रहा है? ऐसा कभी सुना है कि इंडिया अमेरिका को धमकी दे रहा है? सुना है क्या कभी ऐसा? नहीं सुना होगा, बहुत ही कम चांसेस होंगे, नहीं सुना होगा कभी। अच्छा, इंडिया जो है ये इंडिया पाकिस्तान को तो धमकी मन चाहे जब दे देता है, कोई दिक्कत नहीं है ना? लेकिन वहीं जब ये अमेरिका की, यूएसए की बात आती है तो उसको नहीं दे पाता है। मतलब कुछ तो होगा सर, है ना? जिसकी वजह से ये पाकिस्तान को धमकी दे देता है, यूएसए को नहीं दे पाता है। समझे? तो क्या डिफरेंस है ये आपको ही पता है कि सर यूएसए जो है बहुत पावरफुल है, उसके पास हर पैसे में
एम्यूनेशन में, आर्मी में, एयरफोर्स, मतलब हर तरीके से सर वो वेल डेवलप्ड है यूएसए। कहीं कोई कमी नहीं है। इंडिया ने अगर गलती से अगर उसको धमकी दे दी तो यूएसए वाले तो उड़ा देंगे सर, टाइम ही नहीं लेंगे बहुत ज्यादा, है ना, बहुत एडवांस लोग हैं वो, है ना। तो यानी कि आप ये समझ सकते हैं यहाँ पे कि सर ये जो इंडिया है, ये इंडिया पाकिस्तान को तो धमकी देता है लेकिन यूएसए को नहीं देता। यानी कि जो इंडिया है इस पावर को समझता है कि पाकिस्तान वाले वीक हैं और यूएसए वाले बहुत पावरफुल हैं, तो पाकिस्तान को तो कुछ भी बोल दो, यूएसए को नहीं बोल सकते। ये बात सबके समझ में आई क्या? एवरीवन अंडरस्टूड? तो यानी कि सर ये जो हमारा नीट है, समझो मैं ये क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं। सर ये जो हमारा नीट है, तो हम पहले ये समझ लेते हैं सर ये कितना पावरफुल है। समझे क्या? इसकी क्या रिक्वायरमेंट है कि हम इसको थ्रेट करें, कि भाई आप लोग हो, आप लोग कौन हो, ये रहे, है ना। आप इसको क्या करोगे? नीट को थ्रेट करने वाले हो ना अगले 2 साल। क्या भाई नीट तुम्हें देखा जाए, तो इसकी पावर जान लेते हैं ना हम लोग कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या हम इसे थ्रेट दे सकते हैं कि नहीं। क्यों भाई, बोलो। आई क्या बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? कि जो एग्जाम आप देने वाले हैं, पहले उस एग्जाम को पढ़ने से पहले उस एग्जाम को देख लेते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या चाहता है हमसे, कितने टाइम में हम पावरफुल बन पाएंगे कि हम इस नीट को थ्रेट कर पाए। समझ रहे हैं क्या बच्चों, स्टूडेंट्स? अर्पिता, ओमकार, उज्ज्वला, अतीश, प्रणीता, करण, राजकुमार, विजय, हनुमंत, यशवंत, समझ में आई क्या कुछ बात? तो तो अब ये पावरफुल वाली बात समझ में आ गई कि क्यों पाकिस्तान को बोल देते हैं और अमेरिका को नहीं बोल पाते हैं। समझ में आई? तो यानी कि सर हम इस नीट पढ़ने से पहले हम लोग इस नीट के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। पूरा एक प्लान हमारे दिमाग में एग्जीक्यूट, प्लान तैयार कर लेते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो भाई सही बात कह रहा हूँ कि नहीं? क्या रिक्वायरमेंट है इसकी, पहले इस एग्जाम को तो जान लें, तब तो इसकी हम प्रिपरेशन करेंगे। क्यों भाई, हम किसी से लड़ने जाएंगे तो पहले उसकी पावर का तो अंदाजा लगाएंगे ना, या किसी को भी कभी भी कुछ भी कह देंगे, नहीं कह सकते हैं ना। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? तो देखो, ये जो नीट होता है बच्चों, ये 720 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है बच्चों? 720 मार्क्स का। इसमें आपको 180 क्वेश्चंस मिलेंगे। कितने क्वेश्चंस मिलेंगे? 180 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें 90 क्वेश्चंस जो होते हैं आपके बायोलॉजी से होते हैं। किससे होंगे ये? बायोलॉजी से बच्चों। और रेस्ट ऑफ 45 फिजिक्स केमिस्ट्री के होंगे। आपको ऑलरेडी बता दिया होगा फैकल्टी ने, आपके रेस्पेक्टेड फैकल्टी ने आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी बता दी होंगी, है ना, कितने इतने का होगा। तो ये 45, ये 45, यानी कि सर 720 मार्क्स में से एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का। टोटल बायोलॉजी कितने की आएगी? 360 की। ये कितने की आएगी? 180 की। और ये कितने की? यानी कि सर केमिस्ट्री और फिजिक्स मिला के इक्वल टू बायोलॉजी है मार्क्स में, है कि नहीं? बोलो, है ना। अब सुनो कि किसी एग्जाम को निकालने के लिए एक पावरफुल होना ही जरूरी नहीं है कि हमको सब्जेक्ट आता है। उसके लिए बहुत सारी ट्रेनिंग लगती है। आप जैसे फॉर एग्जांपल आप आर्मी के बारे में जानते हैं। आर्मी के बारे में कोई बच्चा होगा जिसने नहीं सुना होगा। आर्मी जो होती है, आप उसको कितने से कितने भी बेहतरीन से बेहतरीन पावरफुल आर्म्स दे दो, बंद अच्छी से अच्छी गन्स दे दो, टैंक्स दे दो, पायलट्स दे दो, प्लेन्स दे दो, लेकिन उनके लिए जरूरत क्या है? उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, किसी भी वॉर को जीतने के लिए बच्चों, ट्रेनिंग। क्या जरूरत है? ट्रेनिंग। अगर उनको उन चीजों की ट्रेनिंग ही नहीं मिलेगी तो वो वॉर कैसे जीतेंगे बताओ। तो जो चीजें वो यूज करने वाले हैं, जो प्लेन्स हैं, जो गन्स हैं, जो एम्यूनेशन है, जो बॉम्ब है, वो लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, उसकी ट्रेनिंग तो उन्हें होनी चाहिए ना, पर्टिकुलर बहुत अच्छे तरीके से। क्यों भाई?
होनी चाहिए कि नहीं? बोलो, तभी जीत पाएंगे ना वॉर। तो एग्जैक्टली बच्चों, आप भी ये समझो कि आपको बायोलॉजी आता है, आपको केमिस्ट्री आता है, आपको फिजिक्स आता है, कोई डाउट नहीं है मुझे कि आपको नहीं आएगा, आपको आएगा। ठीक है। लेकिन आपको वॉर जीतने के लिए, वॉर कौन सा है, ये नीट, इसको जीतने के लिए आपको चाहिए क्या, वो पर्टिकुलर ट्रेनिंग। आने से मतलब नहीं है, उसको एग्जीक्यूट आप कितनी देर में कर रहे हो, वहां वो मतलब है। तब वहां पेपर में आप क्या कर रहे हो, आपको आता तो है, लेकिन आप एग्जीक्यूट उसको कर पा रहे हैं कि नहीं, सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। समझे कितनी देर लगा रहे हैं। नीट एक केवल एक नॉलेज का ही एग्जाम नहीं है, कोई भी कंपटीशन एक नॉलेज के लिए ही नहीं होता है, वो बहुत सारी चीजों के लिए होता है, जिसमें वो पूरा का पूरा डिसिप्लिन आपका निचोड़ लेगा कि आप कितने डिसिप्लिन हैं। समझो। ठीक है। ये समझ में आया अभी यहां तक? देखो, आज की क्लास में जो बच्चे हैं ना, उनको मैं वो चीजें बताऊंगा जो अगले 2 साल फिर से आपको कोई बताएगा ही नहीं, पूरी की पूरी सुनने ही नहीं मिलेंगी। ठीक है कि नहीं? मैंने अभी कहीं भी कोई भी सिलेबस की बात आपसे नहीं की है कि आपको इतने चैप्टर पढ़ने हैं, ये करना है, वो करना है। मैंने अभी इसकी कोई बात ही नहीं की है। मैं केवल आपको भी ये तैयार कर रहा हूँ कि वॉर है किससे और उसके लिए करना क्या है, माइंड को कितना सेटअप रखना है, क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। समझ रहे हो कि नहीं, कि हमको पढ़ना क्या है। देखो, अब हमने ये समझ लिया कि सर, जो नीट है हमारे हमारे लिए एक वॉर की तरह है। हमें इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारी चीजें तो हमें मिल गई जो भी हमें चाहिए थी, अब हमें चाहिए इसकी ट्रेनिंग। अब इसकी ट्रेनिंग क्या कहती है, ये सुनो बेटा, कि 180 क्वेश्चंस हैं, है कि नहीं? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, 180 क्वेश्चंस आते हैं। बेटा, टाइम कितना है पेपर के लिए? 3 आवर है कि नहीं, बोलो, है ना? 3 आवर है तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, बोलो? 60। तो 3 आवर में कितने हो गए, 180 मिनट्स हो गए क्या? क्वेश्चन कितने हैं, 180। टाइम कितना है, 180। यानी कि सर, 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मिनट हो गया। समझे क्या? नीट का क्या रिक्वायरमेंट है, कि आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है। ये पता था भी आपको? हेलो बच्चों, हेलो, वॉइस आ रही है क्या? कोई कुछ बोल नहीं रहा है, हेलो? हेलो, सबको वॉइस आ रही है ना? तो ये अभी आपको पता चला, क्या मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, कि सर 1 क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है हमारे पास, है ना? जिसमें से आप जब पेपर देने जाएंगे तो आपको पानी प्यास भी लगेगी, पानी पियोगे ना 3 आवर्स में, पानी भी पियोगे, वॉशरूम भी जाओगे, आपका इन्विजिलेटर भी आएगा, आपसे साइन वगैरह भी कराएगा, होगा ना वो प्रोसेस, होगा कि नहीं? तो 15 मिनट्स बेटा आपके उसमें चले जाएंगे, एनी हाउ 15 मिनट्स आपके गायब हो जाएंगे। 180 मिनट्स में से कितने बच गए, 165 मिनट बच गए क्या? अब ये बताओ, क्या 1 मिनट बचा क्या एक क्वेश्चन के लिए? मैंने मान लिया फॉर एग्जाम्पल 50 सेकेंड्स ही बचे। समझ में आई कहानी, कि अब टाइम कितना है? सारा क्राइटेरिया लेके चलो ना, क्या भाई, कि हमारे साथ क्या क्या होने वाला है इस पेपर में, क्या क्या होगा, कैसे होगा, क्या हमें करना है, और कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, किन चीजों का ध्यान रखना है। 50 सेकेंड्स होंगे एक क्वेश्चन के लिए। अब दिमाग में की कुछ बत्ती जली, कुछ बल्ब जला किसी के दिमाग में, बोलो बच्चों। अब देखो, अब आप सबके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर हमें ये जो क्वेश्चन है सर, इसमें बायोलॉजी भी है ना सर, इसमें केमिस्ट्री भी है सर, इसमें फिजिक्स भी है सर। तो बायोलॉजी तो ठीक है सर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये एक क्वेश्चन इसका 50 सेकंड में कैसे सॉल्व होगा, है कि नहीं? यानी ओवरऑल मैंने 1 मिनट भी ले लिया, तो सर इस पेपर को हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे?
है कि नहीं। तो अब उसके लिए लगेगा क्या, प्रॉपर ट्रेनिंग। समझे क्या, जो आपको 2 साल बायोलॉजी के लिए मैं दूंगा, कितने दूंगा, 2 इयर्स बायोलॉजी में ट्रेनिंग आपको मैं दूंगा। ठीक है, पढ़ाना तो हर कोई कर लेगा, पढ़ाने का दिक्कत नहीं है। आप किसी भी फैकल्टी से पढ़ेंगे, हर फैकल्टी आपको पढ़ाएगी, कोई डाउट नहीं है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है दुनिया में जहां भी आप पढ़ें। ओवरऑल आप समझिए कि पेपर आपको देना है। किसको देना है, पेपर आपको देना है। मेरा कंपटीशन था, मैंने क्लियर कर लिया अपने टाइम पे, समझे कि नहीं। इसीलिए तो ये सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि जब वहां 3 घंटे बैठोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, क्या उसके लिए हमें करना है अभी से। अब सुनो बेटा, होगा क्या कि ये जो बायोलॉजी बेटा आपको मिलेगा ना करने के लिए बच्चों, तो बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस आएंगे आपके लिए, है ना। और 90 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि जो हलवा होगा, हलवा खाते हैं ना हम लोग, लिया और सीधा खा लिया, ना चबाने की जरूरत है ना कुछ च्युइंग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली यू कैन टेक इनटू योर स्टमक, होता है कि नहीं। सर इसको ना हम 25 से 30 मिनट्स में सॉल्व कर देंगे, ये जो 90 क्वेश्चंस हैं इसको 25 मिनट से 30 मिनट्स में सॉल्व कर देंगे। मैं 2 साल में आपको ऐसा बना दूंगा कि आप 90 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ज्यादा वक्त लोगे ही नहीं, 30 मिनट्स में इनको सॉल्व कर दोगे। क्वेश्चन देखोगे टिक करोगे, क्वेश्चन देखोगे टिक करोगे, समझे क्या। ये आएगा ट्रेनिंग से। एक तो चीज आपने पढ़ी, ठीक है, एक तो चीज आपने पढ़ ली, अब उसके लिए आप उसको जल्दी, कितनी जल्दी एग्जीक्यूट कर रहे हो, उस थ्योरी को कितनी जल्दी अप्लाई कर रहे हो क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व हो रहा है, नीट है उसके लिए एग्जाम। नीट जो एग्जाम है वो नॉलेज के साथ साथ पूरा टाइम मैनेजमेंट का एग्जाम है। क्यों, क्योंकि ये बनाएगा क्या, दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स, हिंदुस्तान में मिलते हैं बेस्ट डॉक्टर, वो बनाएगा। तो भाई एक बात समझो, आप लोग डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनोगे तो मुझसे फीस लोगे क्या, जब डॉक्टर बन जाओगे एमबीबीएस वगैरह करके, तो मैं तो जब तक बुढ़ा हो जाऊंगा, मुझसे फीस लोगे क्या, कि भाई कोई लेगा मुझसे फीस, देखो। तो ये नीट टाइम मैनेजमेंट का क्यों खेल है बेटा, आप डॉक्टर बनोगे, आपके पास पेशेंट आएंगे, आएंगे कि नहीं, पेशेंट्स देखोगे, बेस्ट से बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट आप उनको दोगे, है कि नहीं, दुनिया के बड़े बड़े लोगों का आप इलाज करोगे। तो जब वो डॉक्टर कोई पेशेंट आएगा तो आप उसको देख के पैनिक ना कर जाओ, आपके हाथ पैर ना कांपने लगे, आप टाइम ना ले जाओ कि भाई इसको इंजेक्शन हमें देना है तुरंत एनेस्थेसिया का, और आप उसी को देने में आधा घंटा लगा लिए, समझे कि नहीं। इतनी देर में तो वो जो पेशेंट होगा वो अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे। यानी कि आपको जैसे ही पेशेंट मिला आपने अपना काम चालू कर दिया तुरंत, विद इन सेकेंड, उसी टाइम में, कोई टाइम आपने नहीं लिया। यानी कि आपने जो किया वो ट्रेनिंग बहुत अच्छी की है ना टाइम मैनेजमेंट की, समझे कि नहीं समझे। भाई डॉक्टर अगर इलाज में देरी कर दे तो क्या होगा उस पेशेंट का, गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं, बहुत तबीयत खराब हो सकती है, उसकी डेथ हो सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको वो टाइम मैनेजमेंट की तो सीखना है बस। पढ़ तो आप लोगे, दुनिया की कोई फैकल्टी आपको पढ़ा देगी, कोई दिक्कत नहीं है। सीखना क्या है, वो ट्रेनिंग, वो टाइम मैनेजमेंट जो नीट मांगता है। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन। हेलो बच्चों। और किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी को डर लग रहा हो अरे रजत सर ये क्या बता रहे हैं आज, डरने की जरूरत नहीं है। मैं उस एग्जाम की असलियत पहले आपको बता रहा हूँ, वो जो एग्जाम है उसकी रियलिटी, वो एग्जाम है कैसा, और उसको पढ़ना हमें किस तरीके से, है कि नहीं, क्योंकि मुझे पढ़ाना है, आपको पढ़ना है, समझे कि नहीं। तो देखो, इसके लिए जो 90 क्वेश्चन है ना बेटा, 25 मिनट 30 मिनट्स में आप सॉल्व करना सीख जाओगे। मैं ऐसा बना दूंगा आपको, इतना रटवा दूंगा चीजें, इस तरीके से याद करवा दूंगा कि आप देखते ही आंसर टिक करोगे, समझे। और फिर आएगी सर केमिस्ट्री। सर केमिस्ट्री में भी आप इतना अच्छा कर लोगे कि केमिस्ट्री को सॉल्व करने में आप 1 आवर लोगे मैक्सिमम। तो कितना हो गया बेटा, 1.5 आवर,
1.5 आवर हो गया कि नहीं, कितना बचा अब, 1.5 आवर बचा अभी। तो ये दे दो फिजिक्स में, अगर किसी का फिजिक्स वीक है तो, समझे कि नहीं। तो बेटा एक चीज याद रखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों ही पढ़ना पड़ेगा, तभी नीट में सिलेक्शन होगा। आप कहें कि मैं केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ लूं तो सिलेक्शन हो जाए, नहीं। आप कहें मैं अकेला बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ लूं तो हो जाए, नहीं होगा। क्योंकि ये जेई नहीं है जिसमें आप केवल मैथ्स में टॉप कर गए तो आपका सिलेक्शन हो जाए, समझे कि नहीं। तो आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, और बायोलॉजी में खूब मेहनत करिए, तीनों में ही मेहनत करिए। बायोलॉजी में फायदा ये है कि सबसे बड़ी बात, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 360 मार्क्स का आता है, टाइम बहुत कम लेता है। आप 360 में से 360 लेके आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे आपने देखा होगा इस साल 720 मार्क्स आए हैं। कितने मार्क्स आए? 720 आउट ऑफ 720, समझे क्या पेपर। और हमारा टारगेट कितना है? 650 का। हमें 650 नंबर लाने हैं, समझे कि नहीं। और हम 650 ला के ही मानेंगे। इस साल भी आए बच्चों के, तो आपके क्यों नहीं आ सकते? भाई ये 720 लेके आया है, ये भी तो ह्यूमन है ना, क्या भाई? तो आप भी तो ह्यूमन हो, लेके आ सकते हो कि नहीं, समझे कि नहीं। बड़े आराम से आप लेके आ सकते हो। बायोलॉजी फोड़ सकते हो, बच्चे हर साल दबा के बायोलॉजी को फोड़ते हैं, मानते ही नहीं है। ठीक है, तो इसको खूब टाइम दो, क्योंकि देखो इसके क्वेश्चन 90 आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री के 45 आएंगे, सिलेबस तो दोनों में ही है बराबर, है ना। तो इसको दबा के पढ़ लो, तो इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा सही होंगे, स्कोर बढ़ जाएगा। तो हमें ओवरऑल स्कोर भी तो बढ़ाना है, कि भाई हमें ओवरऑल स्कोर भी तो बढ़ाना है ना। तो जब स्कोर बढ़ेगा सर, तो हमारे 650 मार्क्स आराम से आ जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया क्या? अब बताओ, मन में किसी के कोई परेशानी है क्या? मैंने अभी देखो देखो सिलेबस तो है, सिलेबस जो है उसके लिए वक्त भी है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं है। पहले सीधी बात यह है कि हम जहां भी जाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, हमें पता होना चाहिए कि भाई हम क्या करने वाले हैं, है कि नहीं? बोलो बच्चों, किसी के मन में कोई भी डाउट है, मैं अनम्यूट कर देता हूँ, किसी को कुछ भी पूछना है वो अपनी क्वेरीज वगैरह सारी पूछ सकता है। और फील फ्री, एकदम फ्री फील करो मुझसे कुछ भी पूछने के लिए, कुछ भी जानने के लिए। बायोलॉजी से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी चाहिए, कोई भी हेल्प अगर आपको लगती है तो वो आप मुझसे मांगिए, चाहे मैं आपको पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं। क्योंकि हमारा एम क्या है यहाँ पे, हमारा एक एम है, एक ही एम है कि आपका सिलेक्शन। मेरा तो हो गया, मुझे कराना है अब आपका सिलेक्शन, समझे कि नहीं। बताओ, किसी को कुछ पूछना हो एकदम, और हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, कि किसी को लगता है अरे ये सामने वाला क्या सोचेगा, ये कौन है, कोई रिश्तेदार थोड़ी है वो जो कुछ सोचेगा। सोचना है तो सोचने दो, तुम्हारा सिलेक्शन होगा तो लोग आएंगे तुम्हारे पास, मैडम मैडम और बोलेंगे, डॉक्टर मैडम ये देख लीजिए, थोड़ा वक्त हो तो हमें हमारा इलाज कर लीजिए, समझे कि नहीं। तो ये सब हेडेक नहीं लेने का, ना हेजिटेशन रखने का बिल्कुल भी, अच्छे से पढ़ने का, जो पूछना है पूछो, किसी को कुछ भी पूछना है वो पूछो। हेलो, आकाश क्लियर है सब, ओके। और कोई बच्चा? अर्पिता, अ, साई प्रसाद, प्रणीता। और आप बाद में भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ग्रुप में ऐड हो गए हैं ना बच्चों, बायोलॉजी के ग्रुप में आप ऐड हो गए हैं, है ना। तो देखो अगर नंबर नहीं हो मेरा, ये नंबर मेरा आप सेव कर लो, ठीक है। मैं आपकी बॉटनी लूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बायोलॉजी में बॉटनी टीच करूंगा, 7011949479। तो एकदम फील फ्री करो, जो भी कुछ भी कभी भी जानना हो पढ़ाई से रिलेटेड, कोई भी दिक्कत हो, ठीक है। तो देखो
तो देखो क्या होता है ना कि जब सर नहीं हूं मैं ग्रुप में, बेटा ग्रुप में ना लिंक गया हुआ है आपका, जो फोर्थ ग्रुप का है ना उसमें लिंक गया हुआ है, आपको मिल जाएगा वहां से। नहीं तो आप मुझे इस पे मैसेज करना अपना नाम बैच वगैरह लिख के क्लास, मैं आपको उस ग्रुप का लिंक भेज दूंगा, ठीक है। ओके। और सुनो, नीट के लिए और क्या, हम अपने मन को मतलब किस तरीके से पावरफुल रखना है। देखो हमेशा कहते हैं ना कि हम जैसा सोचते हैं हम वैसे हो जाते हैं। तो देखो होता है क्या है बच्चों, कि लोग आपसे कहते होंगे अरे नीट का तो जो पेपर है बहुत टफ है, अरे उसमें तो सीट ही नहीं मिलता है, इतने 16 लाख बच्चे देते हैं। सुना है कि नहीं, आपने सुना होगा ऑब्वियसली कि नीट का जो पेपर है कितने लाख बच्चे दे रहे हैं, 16 लाख बच्चे दे रहे हैं। सुना है कि नहीं। है ना। तो 16 लाख स्टूडेंट्स इस नीट के एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं। चलो ठीक है 16 लाख हो रहे हैं, तो एक बात बताओ, आपको कितनी सीट चाहिए, आपको कितनी सीट की रिक्वायरमेंट है, आपको अपने लिए कितनी ही सीट की रिक्वायरमेंट है। ओनली वन, केवल वन की रिक्वायरमेंट है ना। तो केवल उस सीट पर फोकस करो ना, ये 16 लाख बच्चों का क्यों सोचते हो कि 16 लाख बच्चे दे रहे हैं। तो आप तो केवल अपनी एक सीट पर फोकस करो कि मेरी सीट है वो नहीं जानी चाहिए। समझे क्या। तो कभी भी बच्चों ये जो 16 लाख बच्चे हैं ना, 16 लाख स्टूडेंट, इस नंबर से नहीं घबराना चाहिए। देखो मैं इसका ना आपको रीजन भी बताता हूँ कि ये एकदम खोखला है, घोटाला है इसमें। देखो क्या घोटाला है, क्या स्कैम है। 16 लाख बच्चे हैं, मुझे एग्जैक्टली बताओ कि इन 16 लाख बच्चों में से कितने बच्चे हैं जो नीट की तैयारी कर रहे होंगे। क्या सभी बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ये बताओ। क्या सभी बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे क्या। हेलो। बोलो। नहीं कर रहे होंगे। बेटा इसमें से 16 लाख में से 8 लाख बच्चे ऐसे हैं जो नीट की प्रिपरेशन तो कर ही नहीं रहे होंगे, स्कूल के बच्चे होंगे, समझे। तो स्कूल वाले बच्चे फॉर्म भर देते हैं। तो बच्चे कितने, 8 लाख, 8 लाख बच गए। तो मुझे एक बात बताओ, ये 8 लाख बच गए, नीट की प्रिपरेशन कितने ईयर के लिए होती है, 2 साल के लिए। इन 8 लाख बच्चों में से कितने बच्चे हैं जो 2 साल नीट की कोचिंग के लिए गए होंगे, जिन्होंने 2 साल नीट की कोचिंग की होगी, सिर्फ कोचिंग की होगी, पढ़ाई की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। कितने बच्चे होंगे जिन्होंने नीट की कोचिंग की होगी, 2 साल प्रिपरेशन की होगी, 2 साल के लिए गए होंगे क्लास, नहीं गए होंगे, 4 लाख बच्चे नहीं गए होंगे, पता है। ये रियलिटी है, समझे। अब इन 4 लाख बच्चों में बेटा ऐसे कितने बच्चे हैं जो 2 साल के लिए लगातार पढ़े होंगे, जितना नीट का रिक्वायरमेंट है 2 साल, जो नीट चाहता है, इसे इसमें से कितने ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कंटिन्यूअस 2 साल अपने दिए होंगे। बोलो, ऐसे कितने बच्चे होंगे जिन्होंने अपने 2 साल पूरे दिए होंगे नीट के लिए। बोलो, ऐसे कितने बच्चे होंगे, जोर मार के पता है 50 से 60 हजार बच्चे, 50 से 60 हजार बच्चे होंगे जो इसके लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे अच्छे से। समझे कि नहीं समझे। ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, कितनी, ऑल ओवर इंडिया की बात। तो एक बात बताओ, आपका कंपटीशन कितने लोगों से हुआ, 16 लाख से हुआ कि इनमें से हुआ, कितने लाख बच्चों से हुआ आपका कंपटीशन। हेलो। 50 हजार से। तो पूरे देश के बच्चे हैं जिसमें 50 से 60 हजार बच्चे हैं जो पर्टिकुलर पढ़ रहे होंगे। आपको कितनी सीट चाहिए, एक चाहिए।
तो क्या इनमें से एक सीट नहीं मिल पाएगी आपको? कि अगर आप भी इनमें से एक हुए तो क्या आपको एक सीट नहीं मिल पाएगी? बड़े आराम से मिल जाएगी। केवल रिक्वायरमेंट क्या है? नीट देखो एक ही बात कहता है नीट, कि मुझे 2 साल के लिए पढ़ो। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए मन लगा के। 720 दिन होते हैं करीब 2 इयर्स में, और पेपर भी 720 नंबर का है। तो वो क्या कहता है, मुझे डेली मन लगा के पढ़ो। 2 साल के बाद मैं ऐसी जिंदगी आपको दूंगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। समझे? एक सिलेक्शन होगा आपके हाथ में, जो दुनिया के किसी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। एक रेस्पेक्ट होगी सोसाइटी के अंदर जहां भी आप होंगे। आपके पेरेंट्स की रेस्पेक्ट होगी, आपके जो सिबलिंग्स हैं, आपके जो कजिन्स हैं, आपकी जो फैमिली है उसकी, उनकी उस सोसाइटी में एक अलग ही रेस्पेक्ट हो जाएगी कि देखो भाई उनका बच्चा है, पाटिल साहब का बच्चा है, देखो उसका सिलेक्शन हो गया है। समझे कि नहीं समझे? तो केवल एक आपके ही सिलेक्शन से आपके पूरी फैमिली की रेस्पेक्ट वहां हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे? और रेस्पेक्ट तो होगी ही होगी, बाकी सब घर वालों को आप पे कितना ज्यादा प्राउड होगा, वो समझ रहे हो आप? कि जो सिलेक्शन है, जो 16 लाख बच्चे दे रहे थे एग्जाम, उसमें से एक बच्चे आप वो थे जिसके हाथ में सिलेक्शन है। सोचो। तो क्या हम मिलके नहीं कर सकते ऐसा? क्या आपके लिए एक सीट का इंतजाम किया जाए? कि भाई, चाहते हो क्या मुझे 2023 में पार्टी देना? बोलो, चाहते हो कि नहीं? बोलो। कॉन्फिडेंस आया? कॉन्फिडेंस आया क्या? हाँ। अच्छा लग रहा है कि हमने सर नीट नीट चूज किया है, हमारा क्या होगा? और क्या होगा ये तो कभी जिंदगी में अपने मन में मत लाना कि सर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये मत लाना कभी भी कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। नहीं, नहीं आना है। मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है हमने ये देख ली। हमारी नीट के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? तो बस हमें अब प्रिपेयर करना है ना, हमें पता चल गया उसका पूरा कि हमें क्या करना है, बस प्रिपेयर करना है उसके लिए। ट्रेनिंग देनी है खुद को। समझे कि नहीं? मैं गारंटी देता हूं इस दुनिया का ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं है जो भूखा मर जाए। बोलो, है क्या कोई? इस दुनिया का ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो भूखा मर जाए, जिसके पास पैसा ना हो, जिसके पास रेस्पेक्ट ना हो। पैसा चलो छोड़ो, उसके पास रेस्पेक्ट ना हो। बोलो। और एक डॉक्टर वो पर्सन होता है, भगवान नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। जहां चेयर डाल के बैठ जाए वहीं से दुनिया का उद्धार कर सकता है। वहीं से उस दुनिया का इलाज कर सकता है जहां से वो बैठ जाए। उसके लिए कुछ भी, कोई ब्रिज, कोई ट्रेन, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। एक डॉक्टर वो चीज होता है। समझे? भगवान नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। समझे कि नहीं समझे? तो इस चीज का कभी भी ये मत सोचना कि सर बायो है हमारे पास, हमारा क्या होगा। दुनिया में ना ऐसे बहु, अब देखो आपने नीट ले लिया ना, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे अब से जो आपको डिमोटिवेट करना स्टार्ट करेंगे। है ना? बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे आसपास होने लगती हैं, लेकिन उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। हमें अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है। भाई मुझे एक सीट चाहिए, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? या मैं लाइफ में कभी क्यों नहीं कर पाऊंगा, कुछ क्यों नहीं कर पाऊंगा, और मैं क्यों नहीं कर सकता? बोलो। समझे कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, और मैथ और बायोलॉजी में चूज करने का देखो एक फायदा भी मैं बताता हूँ। मैथ में आप फिजिक्स केमिस्ट्री तो देखो दहेज में आई है, चाहे मैथ ले लो या बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री तो दहेज में है ना? वो तो दोनों ही जगह में पढ़ना है। अब सुनो, मैथ वाला जो होता है वो जो पैसा कमाएगा वो हमेशा एक कैलकुलेशन करेगा। क्या कैलकुलेशन करेगा? 17 × 18 बताओ कितना आएगा? कोई मुझे बताएगा क्या? या 17 × 389 बताओ, कोई बताएगा क्या?
टाइम लग रहा है। आपको अपने जीवन में ये कैलकुलेशन कभी नहीं करनी पड़ेगी। क्या आपने कभी सुना है कि जो डॉक्टर है उसकी फीस 189 रुपीज हो, 379 हो, हाँ, 323 हो? कभी सुना है क्या बच्चों? कभी भी कि उस डॉक्टर की फीस कुछ ऐसी हो? बोलो, सुना है क्या कभी? ऐसा तो मुझे नहीं लगता, मैंने तो अपने जीवन में नहीं सुना, है ना? क्या सुना होगा आपने? सर 100 रुपए, सर 200 रुपए, सर 250 रुपए हो सकता है ना? सर 1000 रुपए, 500 रुपए। तो यानी कि सर, अगर मैं अपनी फीस 1000 रुपए रखती हूँ और मेरे पास डेली के अगर 17 पेशेंट आए एक दिन में, तो मेरे पास अमाउंट कितना हो गया? 17 हजार। हो गया कि नहीं? 17 हजार हो गया। तो बताओ कितना इजी है कि नहीं? कितना मजा आएगा सर जब हम डॉक्टर बन जाएंगे। 1000 रुपए फीस रखेंगे, 20 पेशेंट आ गए दिन के, सर 20 हजार हो गए अपने। बोलो, ये ऐसा कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्या? 189 रुपीज मेरी फीस और 17 पेशेंट आए, बताओ कितने रुपए हो गए? बोलो, होगा क्या? ऐसा तो कभी नहीं होगा। और सर फायदा भी है ना। सर बायोलॉजी ली है, हम डॉक्टर बनेंगे, हमारी जान पहचान दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर्स में होगी। हमारी जान पहचान होगी हमारे सिटी के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर, बाहर भी, है ना? सारे डॉक्टर से आपकी जान पहचान होगी। सर जब हम बीमार पड़ेंगे तो हम अपना इलाज खुद कर लेंगे। खुद से कर लेंगे कि नहीं? सर जब ये इंजीनियर बीमार पड़ेगा तो जाएगा कहाँ? डॉक्टर के पास तो आएगा ना। क्यों भाई? फिर इसने जो पैसा कमाया है इसका पैसा भी हम ले लेंगे, है ना? बोलो, है ना? तो एक बात बताओ, डॉक्टर बनने में फायदा है कि नहीं? रेस्पेक्ट है। अगर एक डॉक्टर खड़ा हो वहीं कोई इंजीनियर खड़ा हो, तो एक बात बताओ, रेस्पेक्ट के मामले की अगर बात आएगी तो किसकी आएगी? कि भाई ऑब्वियसली जो सोसाइटी के लोग होंगे वो इस डॉक्टर से ज्यादा रेस्पेक्टफुल होंगे, वो उसको बहुत रेस्पेक्ट करेंगे। क्यों? लोगों को पता है ना, हम बीमार पड़ेंगे तो यही डॉक्टर साहब हैं जो हमें बचाएंगे, यही डॉक्टर साहब हैं जो हमारा इलाज करेंगे। ये इंजीनियर तो हमारे काम ही नहीं आएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ इंजीनियरिंग खराब है, इंजीनियरिंग बहुत अच्छा है, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छा है, कोई कमी नहीं है अच्छी की। लेकिन डॉक्टर डॉक्टर होता है, इंजीनियर भगवान नहीं हो सकता, लेकिन डॉक्टर भगवान नहीं है, भगवान से कम भी नहीं है मेरे ख्याल में। समझे कि नहीं? क्लियर? मन में किसी के कोई और डाउट, किसी को कुछ पूछना हो? चीजें क्लियर हैं? किसी को कोई और परेशानी? और में कभी भी बीमारियां खत्म होंगी? नहीं होंगी। तो बीमारियों के लिए दवाइयां भी चाहिए, चाहिए कि नहीं? लोग तो बीमार पड़ेंगे, उनके लिए दवाइयां भी चाहिए। तो सर इलाज कौन करेगा? बायो वाला पर्सन ही तो करेगा, मतलब डॉक्टर करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। क्लियर? इज इट क्लियर? समझे? और आप अपने लाइफ के ना उस एज पे हैं, आप अपने लाइफ के उस एज पे हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, पता है?
आपकी एज मतलब 11-12 की जो स्टेज होती है, बच्चा इतना ज़्यादा पावरफुल होता है माइंड से, इतना ज़्यादा पावरफुल कि वो कुछ भी कर सकता है। दुनिया का कोई से टफ एग्जाम वो आराम से निकाल सकता है, आपकी एज का बच्चा। क्योंकि उसके अंदर विल पावर इतनी अच्छी होती है ना, कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा होता है कि वो एक जुनून उनके अंदर ऐसा होता है कि वो कुछ भी कर देते हैं। आपने देखा होगा कि भाई बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, जेई कितना टफ है, नीट कितना टफ है, उनको क्लियर कर लेते हैं वो लोग। सीए के आप एग्जाम देख लीजिए, गर्ल्स टॉपर आ रही हैं कई सालों से, बॉयज टॉपर आ रहे हैं। तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि बच्चे नहीं निकाल सकते। कौन सी एज के निकाल रहे हैं? आप ही एज के निकाल रहे हैं ना। कि भाई जेई देने के लिए कोई 50 साल का आदमी तो आएगा नहीं, नीट देने के लिए कोई 50 साल का आदमी तो आएगा नहीं। कि भाई आएगा क्या? नहीं आएगा। आप ही ना दोगे नीट। तो बच्चे क्लियर भी करते हैं कि नहीं, बोलो? तो आप लोग भी क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। क्यों नहीं कर सकते? हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों नहीं मिलेगा? सबको मिलेगा, आराम से कर सकते हैं। साथ मिलके उसकी तैयारी करेंगे, 2 साल मैं आपको कराऊंगा, आप तैयारी करिए, पढ़िए, चीज़ें पूछिए जो भी हैं, और सिलेक्शन लेके जाइए। कि भाई बोलो। अच्छा एक बात बताओ, 2023 में मुझसे पार्टी लोगे क्या? मुझसे ही पार्टी लोगे 2023 में? ठीक है, सिलेक्शन लेके आओ, आपको अपने खर्चे पे मैं घूमने भेजूंगा। ठीक है, सिलेक्शन लेके आओ, आपको अपने खर्चे पे मैं भेजूंगा घूमने के लिए। बताओ, जाएगा कोई? कौन कौन जाएगा? ठीक है, कई बच्चे बोल रहे हैं सर मैं जाऊंगा। बिल्कुल, जितने बच्चे होंगे उनको भेजूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, तो अब बताओ, नीट से रिलेटेड किसी के मन में कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी, किस पता चल गया कि वो कितना पावरफुल है, हमें क्या करना है सर? हमारा जो एनिमी है वो कितना पावरफुल है, समझ में आया? ठीक है, अब कर लेते हैं थोड़े से सिलेबस की बात। आपको ऑलरेडी हो सकता है फैकल्टीज ने बता दिया हो, फिर से मैं बता देता हूँ। सिलेबस की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो बेटा, तो बायोलॉजी में ना आपको टोटल 38 चैप्टर्स हैं बेटा। कितने चैप्टर्स हैं? टोटल 38 चैप्टर्स हैं, जिसमें 11th में आपके 22 चैप्टर्स हैं, और 12th में आपके 16 चैप्टर्स हैं। क्लियर? सिलेबस के बायोलॉजी में 38 चैप्टर्स हैं, जिसमें आपके 11th में 22 और 12th में 16 चैप्टर्स हैं। तो हमारा जो मेन ट्रेनिंग जो है ना, मेन हमें मेहनत जो करनी है सबसे पहले, वो हमें 11th में करनी है। हमारा 11th स्ट्रांग होना चाहिए। देखो, बच्चे हमेशा बोलते हैं अरे सर मेरे पास्ट में ऐसा हुआ, मेरा 11th बर्बाद हो गया, ये हुआ वो हुआ, मुझे क्या करना चाहिए? देखो, फ्यूचर की टेंशन लेते हैं, फ्यूचर की ना लोग। देखो, फ्यूचर की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। देखो, तीन चीज़ें होती हैं: फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट। होता है क्या? है ना? जो आपका प्रेजेंट है वो कभी आपका फ्यूचर रहा होगा, और जो आपका पास्ट है वो कभी आपका प्रेजेंट भी रहा होगा। ये तीनों ही चीज़ें होती हैं कि नहीं हमारे, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट।
हमारी लाइफ का। जैसे कि मैं आपकी कल क्लास लूंगा वेडनेसडे को, तो वो मेरा क्या हो गया, फ्यूचर हो गया कि भाई मुझे क्या पता अगले 2 घंटे बाद क्या होगा, है ना। तो देखो बेटा, आपको जो मेहनत करनी है ना अपने प्रेजेंट पे करनी है, जो फोकस करना है प्रेजेंट पे करिए। तो जब प्रेजेंट अच्छा होगा तो पास्ट जो है वो बहुत अच्छा होगा, और जब प्रेजेंट अच्छा होगा, फोकस प्रेजेंट पे बहुत अच्छा होगा, तो फ्यूचर तो सर बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। समझे क्या। तो पास्ट की टेंशन नहीं लेनी है, पास्ट में जो हो गया हो जाने दो, वापस तो नहीं आएगा, जो हो गया उसको हो जाने दो। फ्यूचर का सोचो मत, ठीक है ना, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। हाथ में क्या है, प्रेजेंट। हाथ में क्या है, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट पे मेहनत करो, जितनी मेहनत करनी है, जितना डेडिकेशन, जुनून, मेहनत, जितना फोकस करना है प्रेजेंट पे करो। फ्यूचर तो इतना मस्त होगा कि पूछो मत। समझे क्या। हेलो बच्चों। और हमेशा एक बात बोलो, सर आई विल डू माई बेस्ट, आई विल डू माई बेस्ट। मैं पूरी मेहनत करूंगा जितना आप मेहनत कर सकते हैं। देखो, डिफरेंट पीपल होते हैं कि नहीं, डिफरेंट पीपल होते हैं, उनका डिफरेंट बिहेवियर होता है, डिफरेंट नेचर होता है ना, डिफरेंट थिंकिंग एबिलिटी होती है। तो सबकी पढ़ने की जो कैपेबिलिटी है, कैचिंग पावर है, वो सबकी लर्निंग एबिलिटी अलग अलग होती है, कोई भी सेम नहीं हो सकता। जैसे मेरे दिमाग में अभी क्या चल रहा है, क्या तुम में से किसी को पता है मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, कि भाई किसी को नहीं पता हो। क्या किसी ने ऐसा सोचा था मैं आके इतना इतना लंबा चौड़ा आज आपको भाषण दूंगा, यहाँ पे आके इतनी सारी चीजें मैं बताऊंगा, इतना कुछ बताऊंगा। क्या मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, है ना। नहीं पता है ना, हमें नहीं पता होगा, मुझे नहीं पता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। समझे कि नहीं। तो सबकी लर्निंग कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, एबिलिटी अलग अलग होती है वो। तो उसके लिए क्या है कि कुछ लोग बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं, 1 घंटे में ही बहुत कुछ कर लेते हैं, बहुत जल्दी कर लेते हैं, फास्ट कर लेते हैं। कुछ स्लो लर्नर होते हैं, धीरे धीरे करते हैं। कर तो रहे हैं ना, जल्दी वाला भी कर रहा है, स्लो वाला भी कर रहा है ना। तो नीट के लिए ना यही रह जरूरत है क्या, कि सर करते रहना है। क्या करना है, सर करते रहना है, चाहे आप स्लो लर्नर हैं या फास्ट लर्नर हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीट की डिमांड एक ही है कि 2 साल दिए हैं, 2 साल में मुझको पढ़ते रहो, मुझको पढ़ते रहो। जितना मन मुझसे लगाओगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। समझे कि नहीं समझे। आपने कहानी सुनी होगी ना, रैबिट और टॉर्टोइज वाली, रेस वाली, सुनी है कि नहीं। बचपन में सुनाते हैं कि टॉर्टोइज और रैबिट में रेस हुई थी, तो टॉर्टोइज जो रैबिट था बहुत फास्ट था, बहुत जल्दी पहुंच गया, तो उसने सोचा कि अरे मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। टॉर्टोइज बहुत धीमा था, स्लो था, वो धीरे 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 चलता रहा, वो रुका ही नहीं, वो लेकिन करता रहा, आखिरी में जीत गया, है ना। तो वही देखो, उसका समरी भी यही है कि आपको रुकना नहीं है, आप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। याद रखिए, जीवन में कभी भी जो पढ़ाई होती है ना, स्टडीज, पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती है। लाइफ में ना हमारे कभी भी बेकार नहीं जाएगी। ये जो टीच स्टडीज है ना, ये वो चीज है जो आपको रियल वर्ल्ड में फाइट करने के लिए हेल्प करेगी। समझे। मान लीजिए, आज से आप अपने मन में एक चीज और सोचिए कि आज से 30 साल बाद, 20 साल बाद, जब मैं कहीं अपने दोस्तों के साथ कहीं बीच में मैं कहीं खड़ा रहूंगा उनके साथ कहीं गैदरिंग में, तो आप ये नहीं बताएंगे कि मेरे पास पैसा बहुत है कि नहीं। आप खुद को किस चीज से प्राउड कराएंगे, ऐसी कोई चीज जो आपने खुद के दम पे हासिल की हो, कोई भी ऐसी चीज। हो सकता है आपने बहुत अच्छा बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया हो, कोई ऐसी चीज जो आपकी खुद की क्वालिटी अलग करे, तो आप अपने दोस्तों के बीच में खड़े रहेंगे तो वहाँ क्या बोलेंगे, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ फिजिशियन, आई एम अ कार्डियोलॉजिस्ट, आई एम अ गायनेक, बोलेंगे कि नहीं ऐसे। तो वो जो खुशी होगी
वो आपने अपनी दम पे हासिल की है ना, तो लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं, जो लोग अपनी दम पे कुछ करते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो अपने मन में ये भी सोचिए कि आज से 20 साल बाद जब मैं खड़ा रहूंगा, तो जब लोग मेरे साथ होंगे तो मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर पाऊँ कि हाँ भाई, मैं ये हूँ, मेरे पास ये है। तो भाई, क्योंकि जब लोग आपसे कुछ पूछेंगे, आप बातचीत करेंगे, वो तो आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से ही करेंगे ना। कि भाई, करेंगे किससे? माइंड से। पैसे से तो नहीं कर सकते, ये दुनिया की किसी चीज से नहीं कर सकते। तो बातचीत जो करेंगे माइंड से करेंगे। तो ये जो माइंड है ना, इसको डेवलप करने का काम कौन करता है? हमारी ये स्टडीज, जो हमारी बुक्स हैं ना, ये हमारे हमें डेवलप करने में बहुत हेल्प करती हैं, हर तरीके से डिसिप्लिन बनाती हैं, बिहेवियर चेंज करती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारी पर्सनैलिटी में ग्रो होती हैं। समझे क्या? क्लियर है एवरीवन? आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो पुराना अपना यहाँ एकेडमी का बच्चा है? कोई ऐसा बच्चा है आप में इस बैच में अभी, कि जो पुराना हमारा एकेडमी का बच्चा है, जो पहले पढ़ता हो यहाँ पे? कोई है क्या? अच्छा, कोई बात नहीं। मुझे लगा कोई है। देखो बेटा, तो चीज़ें क्लियर हुई। मज़ा आ रहा है कि हम लोग क्या करने वाले हैं। देखो, अब तक तुमने जो 9 10 तक सीखा वो सब भूल जाओ। ठीक है ना? मतलब वैसे मत भूल जाओ। अब जिंदगी बदलने वाली है, 2 साल बाद जिंदगी बहुत अच्छी कुछ लाने वाली है ना? और एक एवरेज बच्चा, अपने आप को कभी आप ये मत सोचो कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं। एक एवरेज बच्चा, एक एवरेज बच्चा अपना सिलेक्शन निकाल लेता है, बस पढ़ते रहिए। वो भी अपना सिलेक्शन निकाल लेता है। तो हमें स्टडीज करने हैं स्मार्ट, ना कि गधे की तरह। समझे कि नहीं? स्टडीज करने हैं स्मार्ट तरीके से। हम लोग स्मार्ट पीपल है ना, तो स्टडीज कैसे करेंगे? स्मार्ट तरीके से ना। बोलो। करेंगे कि नहीं? आप में से कौन कौन से बच्चे हैं जो स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के हैं? या सब आप स्टेट बोर्ड के हैं? कोई सीबीएसई बोर्ड का भी है क्या? कौन कौन से बच्चे हैं जो स्टेट बोर्ड के हैं, सीबीएसई बोर्ड के हैं? बताओ थोड़ा कुछ अपने बारे में। ओके, मतलब मिक्स हैं। ओके ओके, स्टेट बोर्ड और सीबीएसई के मतलब दोनों ही बच्चे हैं हमारे पास। ठीक है। दो बेटा। दो। एवरेज बच्चे का मैं क्यों कह रहा हूँ कि आज से 3 साल पहले ना मैं एक बच्ची को पढ़ाता था, मतलब एक बैच था, उसमें एक बच्ची थी, सिद्धि करके। तो वो जो बच्ची थी एक एवरेज बच्ची थी, हमेशा वो मतलब एक टेंशन में रहती थी सिलेक्शन वगैरह को लेकर। उसके पेरेंट्स वगैरह भी आते थे, हमेशा बातचीत करते थे। तो वो बच्ची हमेशा, सर मेरा होगा कि नहीं, मैं मतलब इतनी ज़्यादा स्लो लर्नर हूँ, मुझसे नहीं हो पाता है सर, मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ सर, मैं ट्राई कर रही हूँ। तो पता है, उस बच्ची को केवल मैंने यही चीज़ें उसके पेरेंट्स को भी बताई, उस बच्ची को भी यही बताया था कि आप कर रही हैं ना, बस करते रहिए, किसी की मत सुनो कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। आप ये जो चीज़ें हैं जो फैकल्टी ने पढ़ाई हुई हैं, अब बस आप इस पर फोकस करो, इसको करते रहो, और कुछ मत सोचो कि मेरा होगा कि नहीं। उस बच्ची का सिलेक्शन हो गया था, पता है? उस बच्ची का सिलेक्शन हो गया था। समझे कि नहीं समझे?
तो खुद को पॉजिटिव पॉजिटिव रखो और अच्छा सोचो कि होगा, है ना। और ऑन एन एवरेज एवरेज बच्ची थी वो, पता है, बहुत अच्छा। बस वो करती रही और उसको प्रॉब्लम आती थी, मतलब सर मतलब मेरा होगा कि नहीं सर, क्या सर। तो फ्रस्ट्रेशन आता है जब बच्चे पढ़ते रहते हैं, तो वो आते थे हमारे पास, हम फिर से उनको कंसल्ट करते थे, है ना, उनकी काउंसलिंग करते थे। और देखो उस बच्ची ने फोड़ दिया, उसका 12th में ही थी वो, 12th में ही फोड़ दिया उसने, रिपीटर भी नहीं लिया उसने, है ना। तो बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सुनो, अब बायोलॉजी के लिए हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे। बायोलॉजी के लिए देखो कि बायोलॉजी के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। देखो कहीं भी आप पढ़िए, कहीं भी दुनिया में आप कहीं भी पढ़िए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि मेरा तो होगा नहीं, सिलेक्शन तो आप ही का होगा। तो कैसे आपको करना है ये समझ लीजिए। बेटा देखो, बायोलॉजी में कोई भी चैप्टर आपको पढ़ाया जाए, आप उस चैप्टर के जो नोट्स हैं जिस रेस्पेक्टेड फैकल्टी ने दिए हैं, आप वो नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लो, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो नोट्स को, ठीक है। आपके पास एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए, एनसीईआरटी। ओवरऑल पेपर जो है इसी एनसीईआरटी से आता है, नीट का, नीट की जो बायो है एनसीईआरटी का पेपर इसी से ही आता है ओवरऑल, तो ये आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो नोट्स पढ़ना है सबसे पहले, एनसीईआरटी रीड करनी है, 50 बार रीड करनी है, एक ही चैप्टर को 50 बार, समझे। तो यही बुक आप मानो, गीता, बाइबल, कुरान, जो भी बुक है ना, यही बुक है। इसको लगा डाला तो सोच लो लाइफ जिंगा लाला, समझे क्या। यही बुक है जो आपका सिलेक्शन करवाएगी, है ना। तो नोट्स पढ़ना है, इसको भी पढ़ना है, नोट्स नहीं छोड़ना है, नोट्स को पढ़ना है, इस एनसीईआरटी को पढ़ना है। एक 32 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन की बुक मिलेगी आपको, प्रीवियस ईयर्स की, अरिहंत वगैरह की, किसी की भी मार्केट से आप ले लेना, ये बुक परचेज कर लेना, जिसमें 32 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे बायोलॉजी के चैप्टर वाइज। तो उसमें ये नोट किया होगा कि भाई उस चैप्टर से आज तक कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन सी डिफरेंट पीएमटीज में जो इंडिया में मेडिकल टेस्ट हुए हैं, उसमें कौन सा क्वेश्चन आया है, कब आया है, ये उसमें चैप्टर वाइज लिखा होगा। तो सुनो, करना क्या क्या है एक चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए, कि नोट्स पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, 32 ईयर्स का प्रीवियस चैप्टर वाइज सॉल्व करना है। मान लो आपने पहला चैप्टर पढ़ा था, आपने पहले चैप्टर की थ्योरी पढ़ ली, आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, आप इस प्रीवियस ईयर के उस चैप्टर वाइज को, चैप्टर नंबर 1 को यहाँ से सॉल्व करिए, ठीक है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। थर्ड, अब फोर्थ, एक बुक आती है एमटीजी की, फिंगर टिप, एनसीईआरटी फिंगर टिप करके, समझे क्या। उस एनसीईआरटी फिंगर टिप में बेटा आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारे, कमी नहीं है, चैप्टर वाइज मिलेंगे, ये आपको सॉल्व करना है चैप्टर वाइज। नोट्स पढ़ लिए पहले चैप्टर के, एनसीईआरटी पढ़ ली, उसके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर कर लिए, उसके एमटीजी सॉल्व कर ली, फर्स्ट चैप्टर की कर ली, तब आपका एक पर्टिकुलर चैप्टर माना जाएगा कंप्लीट, समझे। समझे क्या। देखो, हमने नोट्स पढ़े, हमने एनसीईआरटी पढ़ी, हमें ये भी तो पता करना है कि सर ये जो नोट्स पढ़े हैं बायोलॉजी के, हमने जो थ्योरी पढ़ी है, इसको हम अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं क्वेश्चन में, इस थ्योरी का क्वेश्चन कैसे बनता है, तो वो आप सीखेंगे यहाँ इस एमटीजी की बुक से। क्वेश्चंस होंगे उसमें, एमसीक्यू के क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं हर एक चैप्टर में, 200 250 300 क्वेश्चन मिलेंगे हर एक चैप्टर में, ठीक है। तो ये थ्योरी कैसे अप्लाई होती है क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन कैसे बनता है, यहाँ से आप सीखोगे एमसीक्यू में। फिर उस चैप्टर को आपने पढ़ा है तो उससे क्वेश्चन कैसा प्रीवियस ईयर में आ रहा है, क्या वो आपको आता है कि नहीं, कैसा लेवल आ रहा है पेपर में आज के टाइम पे, समझे कि नहीं। तो चैप्टर वाइज आप उस प्रीवियस ईयर को करेंगे, तब आपका वो चैप्टर हो जाएगा क्लियर, समझे कि नहीं। देखो, स्मार्ट स्टडी इसी को कहते हैं कि आपने जो चैप्टर पढ़ा वो तो ठीक है, ठीक है, तो उस चैप्टर में से कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनसे क्वेश्चन आता होगा, कई सालों से पूछे जा रहे होंगे, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स होंगे, तो आप जब उसका प्रीवियस ईयर करोगे
तो उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हमने जो चैप्टर पढ़ा था क्या हमारा ये टॉपिक क्लियर है कि नहीं। पता चला आपने 50 दिन का एक चैप्टर पढ़ा और उस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा था वही टॉपिक आपका वीक है, तो बताओ 50 दिन खराब हो गए कि नहीं उस चैप्टर के? बोलो। हेलो बच्चों, हेलो हेलो। हेलो, समझ में आया क्या कि स्मार्ट स्टडी में कंपटीशन के लिए क्या करना होता है? तो जिस टॉपिक का क्वेश्चन आ रहा है उस एग्जाम में पिछले 4-5 साल में, उस टॉपिक को सबसे अच्छा कर लो ना, कि जिससे आपका क्वेश्चन ना छूटे। क्योंकि एग्जाम में सर हमारा एक ही मोटिव है कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, अब वो जैसे भी हुआ हो। कोई उससे पूछेगा क्या ABCD जय माता दी, डी आंसर, कि भाई, और मान लो वो करेक्ट भी हो जाए तो कोई ये पूछेगा क्या कैसे हुआ? और अगर तुमने तुक्का भी लगाया वो सही होगा, अरे तो उससे भी कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, क्वेश्चन सॉल्व हुआ ना। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए सबसे पहली बात, समझे कि नहीं? बेटा मेरी वॉइस तो प्रॉपर जा रही है? हेलो, हाँ, वॉइस का तो कोई इशू नहीं है, वॉइस तो एकदम ठीक है। हेलो, क्या बाकी सबको भी मेरी वॉइस का दिक्कत है? समझे क्या? तो देखो, अब बच्चे पूछते हैं उनका एक डाउट कि सर बायोलॉजी के लिए हमें कौन कौन सी बुक्स की रिक्वायरमेंट है? बायोलॉजी के लिए रिक्वायरमेंट बुक्स कौन कौन सी चाहिए? देखो, पहला NCERT होनी चाहिए, दूसरा MTG फिंगर टिप होनी चाहिए MCQ के लिए, MCQ बुक है ये। तीसरा MTG हो गई 32 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज मिलेगा, आराम से ले लेना, क्लियर। चौथा, अब सर थ्योरी के लिए भी हमें कोई बुक बताइए जिससे हम थ्योरी वगैरह हम खुद से पढ़ सकें, है ना? तो उसके लिए ट्रूमैन्स पब्लिकेशन की बुक आती है। ट्रूमैन्स पब्लिकेशन की बुक आती है, एलिमेंट्री करके होगी, ट्रूमैन्स पब्लिकेशन की। दुनिया की बायोलॉजी की सबसे अच्छी बुक है थ्योरी के लिए, ठीक है। बस ये चीज़ें आपको लेनी है, ठीक है। NCERT ले लो, अभी 11th की है तो 11th की ले लो, फिर 12th की ले लेना, अभी MTG ले लो 11th का, ठीक है। 32 ईयर पेपर ले लो, ये तो 11th 12th दोनों का है। अब ये भी आएगा 11th 12th का, ठीक है। क्लियर है क्या? बुक्स के मामले में सब क्लियर? किसी को कुछ पूछना है? क्या लेना है क्या नहीं? ऑल क्लियर? थ्योरी कंपलसरी है बेटा, थ्योरी आपका मन है, आप चाहे ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको लेना है, जरूरी नहीं है। मैंने इसीलिए बताया है कि बच्चे पूछते हैं सब थ्योरी के लिए हमें कोई बुक बता दीजिए पढ़ने के लिए, ठीक है।
तो इसीलिए मैंने बुक बताया है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी हजारों किताबें अवेलेबल हैं, है ना। तो आपको वो सारी तो नहीं पढ़नी है। तो आप अपनी अगर आपको कभी कोई थ्योरी पढ़नी है, आपका मन है, तो आप ट्रूमैन्स पब्लिकेशन की एलिमेंट्री ले सकते हैं। ठीक है कि नहीं? बाकी ये 3 बुक्स तो आपको लेनी ही है ना। और थ्योरी के लिए आप ये ले सकते हैं। और चाहिए तो इंटरनेट वगैरह पे देख लेना, इसका पीडीएफ मिल जाए तो पीडीएफ आप ले सकते हैं। ओके। बाकी किसी और चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। टाइम टू टाइम मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए मैं खुद से आपको क्वेश्चंस भेजते रहूँगा। ठीक है, टाइम टू टाइम। एक चैप्टर की इस तरीके से इतनी मैं प्रैक्टिस आपको करा दूंगा कि आप बायोलॉजी में 360 में से 360 लेके आएंगे। ठीक है कि नहीं? जैसे बॉटनी अब आपका टेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपके टेस्ट होंगे ना, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका पेपर बनेगा। तो बॉटनी में जब मैं आपका पेपर बनाऊंगा, तो मेरा पोर्शन जो आएगा वो 180 मार्क्स का आएगा। कितने का आएगा? 180 मार्क्स का, जिसमें मैं 45 क्वेश्चंस दिया करूंगा। और 45 आपके जूलॉजी में आएंगे, समझ गए क्या? 45 बॉटनी के, 45 जूलॉजी के, तो 180 मार्क्स के आएंगे आपका पेपर। इज इट ओके? क्लियर? देखो रिसेंटली ही जस्ट एग्जाम हुआ है, अभी रिसेंटली इसी का संडे को, आज का ट्यूसडे, परसों एग्जाम हुआ है। बच्चों ने पेपर फोड़ दिया है बॉटनी में। बॉटनी का रिजल्ट देखो, 180 में से धमाकेदार नंबर वो लेके आए हैं। 165, 161, 170, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स उनके आए हैं। ठीक है कि नहीं? अकेले 180 में से उनके इतने मार्क्स आ रहे हैं, और धीरे धीरे मैं उनको ऐसा कर दूंगा कि उनके आउट ऑफ मार्क्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। उसमें से कई सारे बच्चे ऐसे थे जो बीच में से आए थे, जिन्होंने कई सारे टॉपिक्स पढ़े भी नहीं थे, वो उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है कि नहीं? तो हर एक चैप्टर पर बहुत कम से कम 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस में कराऊंगा। पूरा चैप्टर मस्त हो जाएगा आपका, बहुत अच्छा, कंसेप्ट वाइज बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जो थ्योरी हम पढ़ते हैं ना, उस थ्योरी का कंसेप्ट जब बनेगा तब हम उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो टाइम टू टाइम मैं आपको किसी भी चैप्टर का बता दिया करूंगा कि ये चैप्टर रीड कर लेना, मैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भेजूंगा। ठीक है? और सुनो, एक चीज़ और, जो भी आप बुक लेंगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप एमटीजी का बुक लेंगे, तो जब आप उसको सॉल्व करेंगे ना, मान लो आप चैप्टर 1 की एक्सरसाइज आप सॉल्व करते हो, तो उस बुक बेटा टिक मत करो। समझे क्या? उस बुक पे आप टिक मत करो। वहीं जैसे एक क्वेश्चन है ये, इसके 4 ऑप्शन है ए बी, तो आपने सॉल्व कर लिया और आपने उस पर टिक लगा दिया, ऐसा मत करिए। समझे कि नहीं? देखो अब आप बच्चे पूछेंगे सर ऐसा क्यों क्यों ना करें, क्योंकि आपने आज मान लो फॉर एग्जांपल ये चैप्टर नंबर 1 आपने सॉल्व किया पहली बार, है ना। आपने अपनी उस एमटीजी से इस चैप्टर के क्वेश्चंस आपने लगा लिए और आपने उसमें टिक कर दिया। तो जब नेक्स्ट टाइम आप फ्यूचर में जब आप उसकी प्रैक्टिस करने के लिए जाओगे, तो जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपके आंसर पर तो टिक लगाओगे, फिर आपकी प्रैक्टिस कैसे होगी? क्यों भाई? हम जो ह्यूमन हैं, हम चीज़ें याद नहीं रख सकते लंबे समय के लिए, हमको प्रैक्टिस करनी पड़ती है याद रखने के लिए बार बार। समझे कि नहीं समझे आप लोग? तो आप क्या करिए कि जब भी आप कोई चैप्टर कोई एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो एक पेपर ले लीजिए, उस पेपर में आप आंसर्स लिखते जाइए जो भी आप सॉल्व करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपकी वो बुक खराब नहीं होगी,
तो नेक्स्ट टाइम के लिए आपके लिए यूजफुल रहेगी, आप यूज कर सकते हैं उसको प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि मैं गारंटी देता हूं आपको कि आपका जो चैप्टर नंबर 1 मान लो आप पढ़ेंगे, तो आप उसको 2 साल के लिए एक ही बार में याद नहीं रख सकते, मैं भी नहीं रख सकता, समझे कि नहीं। तो आपको बार बार उसको याद करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप दूसरी एमपीजी थोड़ी खरीद के लाओगे फिर से कि भाई, समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ। हाँ, तो एक ही रिसोर्स को बार बार कैसे सोर्सफुल बनाया जा सकता है, उसका तरीका ये है। क्योंकि जो चैप्टर की थ्योरी लिखोगे ना, वो 2 महीने बाद खुद को समझ में नहीं आती है कि मैंने क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है। बच्चे कॉपी लेके आते हैं, सर ये क्या लिखाया था आपने, जरा मुझे बताना फिर से, समझे कि नहीं समझे। तो ऐसा होगा, क्लियर। और आप आप सभी सभी बच्चे क्या बच्चे बारामती बारामती से से बिलोंग belong करते हैं या कहीं बाहर से भी बिलोंग करते हैं? कौन कौन से बच्चे कहाँ के, जरा कुछ बताओ अपने बारे में। मेरे बारे में कुछ पूछना है तो वो भी पूछ सकते हो, किसी को कुछ पूछना है मेरे बारे में। पाकिस्तान, सॉरी फल्टन, ओके। बारामती, यशवंत बारामती से, ओके। फल्टन से है प्रणीता। करजात, बेटा ये करजात तो ये पुणे में है ना, करजात, करण। करजात कहाँ पे है? अच्छा, एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं है ना, मैं बारामती ज़्यादा घूमा नहीं है मैंने, तो मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा आइडिया भी नहीं है। मुझे बस एक फल्टन का आइडिया है, क्योंकि फल्टन के बहुत सारे बच्चे पढ़ाए हैं मैंने, फल्टन के बच्चे आते थे पहले। ओके, और बच्चे कहाँ से हैं, और बच्चे बाकी के कहाँ से हैं? बारामती से अतीश, ओके। बेटा मैं बेसिकली मैं आगरा से हूँ, मैं बिलोंग आगरा से करता हूँ। अर्पिता, ओके, फल्टन से। अच्छा, अभी अभी रिसेंटली मैं आगरा हूँ, मैं कल ही जस्ट आगरा आया हूँ, 1 हफ्ते के लिए। रिसेंटली मैं भी आगरा में हूँ। बारामती बेटा मैं नेक्स्ट वीक आ जाऊंगा मोस्ट प्रोबेबली। बेटा ऑफलाइन कब होगा, ऑफलाइन कब होगा? ऑफलाइन कब होगा, ऑफलाइन का तो बेटा नहीं पता। ऑफलाइन तो मैं भी खुद वेट कर रहा हूँ कि कब ऑफलाइन आएगा, तो सब बच्चों को कब हम लोग पढ़ाएंगे। देखो मोस्ट प्रोबेबली इस जुलाई मंथ में आ जाएगा ऑफलाइन, जहाँ तक मुझे लगता है। 1 हफ्ता और बस, 1-2 हफ्ते में ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? देखो मार्क्स आएंगे बहुत अच्छे, कोई दिक्कत मत लो, नीट का सिलेक्शन कहीं नहीं जाएगा, किस कोई भी, बस पढ़ते रहना है। कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सब मैं बताऊंगा, सिलेक्शन हो जाएगा बड़े आराम से।
देखो, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी क्या, मैं अपनी बात बताता हूँ। लास्ट ईयर कोरोना आया था, तो नीट का एग्ज़ाम हुआ। लास्ट ईयर नीट का एग्ज़ाम हुआ, है ना। मेरी सिस्टर जो थी, वो जस्ट घर से बैठ के ना, उसने कोई कोचिंग वगैरह नहीं लिया था, वो जस्ट घर से ही स्टडीज़ करती थी। उसको मैंने गाइड किया, उसको पढ़ाया मैंने 2 साल फ़ोन से, जो भी जिस तरीके से उसको टीच कर सकता था, गाइड कर सकता था। उसके पता है 599 मार्क्स आए नीट में फर्स्ट अटेम्प्ट में, केवल सेल्फ स्टडी से। बायो में उसके 320 प्लस मार्क्स हैं। समझे कि नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं लेके आ सकते, बड़े आराम से 600 नंबर आप लेके आ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ा फ़ायदा हो गया था मेरी सिस्टर को लास्ट ईयर के, जब कोरोना लग गया था, है ना। कोरोना लग गया था तो एक कई मंथ्स आगे आगे मिल गए, और अच्छे से प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल गया। अच्छे से गाइडेंस हम लोग दे सकते थे, क्योंकि फिर तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी अच्छे अच्छे आ गए थे। तो वो घर बैठ के वो इतने मार्क्स ले आए, ये सोचो। तो आपको तो जब मैं साथ साथ पढ़ाऊंगा तो आप लोग मार्क्स नहीं लेके आ पाएंगे क्या। ला सकते हैं कि नहीं। बड़े आराम से लेके आ सकते हो। और हमारा रिक्वायरमेंट भी तो यही है सर, हमको 650 चाहिए बस, ज़्यादा नहीं चाहिए हमको, केवल 650 चाहिए, और हम लेके आएंगे सर। ठीक है कि नहीं। क्लियर। और किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ और भी पूछना है। आप सब लोग कौन कौन से स्कूल से पढ़े हुए हैं, बारामती में किसी स्कूल से पढ़े हैं क्या। अच्छा, विद्या प्रतिष्ठान। ओके। वीपी प्रतिष्ठान के तो बच्चे काफ़ी पढ़ाए हैं मैंने, विद्या प्रतिष्ठान के, वीपी के। ठीक है। तो मन में किसी के कोई डाउट। सर स्क्रीन बड़ा कर सकते हैं क्या बेटा, इससे बड़ा स्क्रीन नहीं हो सकता बेटा, ये स्क्रीन इतना ही है, स्क्रीन इससे बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है। तो देखो, धीरे धीरे अभी चैप्टर पढ़ना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे सिलेबस आगे जाएगा। ठीक है, पूरा होगा। तो अपने 11th पे, अपने प्रेजेंट पे अच्छे से ध्यान रखो। किसी भी कंपटीशन को निकालने के लिए जो शुरुआत के जो दिन होते हैं, पहला साल जो होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जितनी मेहनत उसमें कर लेंगे, आपको उतना ही फायदा होगा। समझे कि नहीं। क्लियर। ओके। चलो, फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टीच करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है। ओके। थैंक यू वेरी मच बच्चों।
Thank you very much. We will meet in our next class.